मेरी पत्नी को कीटाणुओं से हद से ज्यादा डर लगता है, मतलब हद से ज्यादा। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे मैं जिस भी चीज को छूता हूं वो दूषित हो जाती है। मुझे ऐसे संभालती है जैसे मैं गंदगी से सना हुआ हूं। लेकिन कल मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने उसे अपने पुरुष सहायक के बचे हुए खाने का आधा कटोरा खाते हुए देखा। मैंने कोई हंगामा नहीं किया और न ही उसे तुरंत कुछ कहा। इसके बजाय अगले दिन मैंने उसके पूरे दफ्तर को एक शानदार और महंगी दावत दी। जब पार्टी खत्म होने वाली थी, मैं सबके सामने खड़ा हो गया और बचा हुआ सारा खाना उसके कटोरे में डाल दिया। मैंने उसे आदेश दिया कि वह सब कुछ एक एक दाना वहीं के वहीं खत्म करे। मैंने उससे कहा, इसे खाओ वरना हम तलाक ले लेंगे। उसी दोपहर मेरी पत्नी ने अचानक मुझे फोन किया। उसने कहा कि उसे ओवरटाइम काम करना है और वो मेरे साथ रात का खाना खाने के लिए घर नहीं आ पाएगी। तभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे फोन किया, तो हमने गर्मा गर्म खाना खाने जाने का फैसला किया। जब हम एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहे थे, तो मेरे दोस्त ने खिड़की के पास वाली एक मेज की ओर इशारा किया। अरे, क्या वो तुम्हारी पत्नी नहीं है? उसने पूछा। मैंने गौर से देखा और पीछे से सिर्फ एक परछाई ही दिख रही थी। फिर भी मैं तुरंत समझ गया कि वो वही है। ये पक्का तू और थाइन ही थे, और उसके सामने बैठा आदमी उसका नया जूनियर असिस्टेंट था। कंपनी में उसे आए 1 महीने से भी कम समय हुआ था। उसका नाम ट्रान वू था। वो परेशान सा चेहरा बनाए बैठा था और आधे खाए हुए अंडे वाले फ्राइड राइस के कटोरे को घूर रहा था। अगले ही पल वानथन ने बिना झिझक के कटोरा उठा लिया। उसने सिर नीचे किया और एक एक दाना छटकर गई। मैं सदमे से जम सा गया। बुएन को जर्मफोबिया, कीटाणुओं से डर की गंभीर समस्या है। 3 साल से हम हमेशा अलग अलग खाते हैं और अपने अपने बर्तन इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं भूल गया और अपनी चॉपस्टिक से मछली का एक टुकड़ा उसकी प्लेट में रख दिया। मेरे सामने ही उसने मछली वाली प्लेट में रखा सारा चावल कूड़ेदान में फेंक दिया। हमारे सबसे अंतरंग पलों में भी वो सुरक्षा के कई उपाय अपनाती थी। इसी वजह से शादी के 3 साल बाद भी हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, और फिर भी वह यहाँ किसी दूसरे आदमी का बचा हुआ खाना बड़े चाव से खा रही थी। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और सीधे अंदर चला गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, एक ठंडी मुस्कान दी और पूछा, क्या इसका स्वाद अच्छा है? यूएनथन की आंखों में जो कोमल भाव था वह पल भर में घोर भय में बदल गया। इसी वजह से शादी के 3 साल बाद भी हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, और फिर भी वह यहाँ किसी दूसरे आदमी का बचा हुआ खाना बड़े चाव से खा रही थी। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और सीधे अंदर चला गया। मैं बस वहीं खड़ा उसे घूरता रहा। फिर मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह स्वादिष्ट है? ओवेंथन की आंखों में जो कोमल प्रेमपूर्ण भाव था वह पल भर में पूर्ण भय में बदल गया। मैं रेस्टोरेंट में चला गया और अपनी निगाहें उस पर टिकाए रखी। फिर मैंने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा, खाना खा रहे हो? थान के चेहरे का सौम्य भाव तुरंत घोर निराशा में बदल गया। लानवू अपना खाना खत्म नहीं कर पाया। बहुत सारा खाना बच गया था। मुझे उसे बर्बाद करने का डर था, इसलिए मैंने उसे खाने में मदद की। गलत मत समझो, मैं बस शांति से मुस्कुराया। क्या तुम्हें आज ओवरटाइम नहीं करना था? इतनी जल्दी कैसे खत्म कर लिया? प्रोजेक्ट में आखिरी समय में बदलाव हो गया था, इसलिए अब उतना जरूरी नहीं था। इससे पहले कि तू और थान अपनी बात पूरी कर पाते, लॉर्ड अचानक बीच में बोल पड़ा, अरे श्रीमान लू, क्या आपने कभी कोई नौकरी की है? प्रोजेक्ट्स में इस तरह के आखिरी समय के बदलाव अक्सर होते रहते हैं। मैंने उसके बगल में बैठे ट्रानवू की तरफ देखा। मैंने उससे पूछा, तुम किस बात में दखल दे रहे हो? ट्रानवू अचानक दुखी सा दिखने लगा। तुयंत ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बस उसे खाना खिलाने के लिए बाहर ले जा रहा था। हम सब यहाँ सहकर्मी हैं, उसे डराओ मत। ट्रानवू ने धीरे से यू और टैन की आस्तीन पकड़ ली। क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? इतनी रात को टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। टॉन्टाइन ने मेरी तरफ देखा। हनी, तुम नाराज तो नहीं हो? पहले मैं ट्रानवू को घर छोड़ दूं? मैंने कोई आपत्ति नहीं की। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है। टॉन्टाइन ने तुरंत ट्रानवू को लिया, मुड़ी और बिना पीछे देखे तेजी से चली गई। मैंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपने दोस्त के साथ खाना खाती रही। अगले दिन छुट्टी के समय से ठीक पहले मैं सीधे सीईओ के कार्यालय में चली गई। सभी लोग, जो भी कर रहे हो, रोक दो, आज हम जल्दी निकल रहे हैं। मैं सबको शानदार डिनर पर ले जा रही हूं। सब लोग बस खाली निगाहों से देखते रहे जब तक हमने नहीं कहा, ठीक है सब लोग, अब छुट्टी का समय हो गया है। तब तक कोई हिला तक नहीं। तभी सबने अपना काम छोड़ा और मेरे पीछे पीछे रेस्टोरेंट में आ गए। खाना बहुत ही खुशनुमा माहौल में परोसा गया। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि आखिरी व्यक्ति ने भी अपनी चॉपस्टिक नीचे नहीं रख दी। फिर मैंने पूछा, क्या सबने पेट भर खा लिया है? सबने कहा कि उनका पेट भर गया है। फिर मैंने एक वेटर को बुलाया और उसे एक बड़ा कटोरा लाकर तू यानथाने के सामने रखने को कहा। फिर मैं खड़ी हुई और सबके कटोरे में बचा हुआ चावल और सूप इकट्ठा करके तू और थान के सामने रखे बड़े कटोरे में डाल दिया। वह मुझे पूरी तरह से हैरान होकर देखती रही। मैंने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। खाओ, खा लो। क्या तुम वही नहीं हो जिसे चीजें बर्बाद करना पसंद नहीं है? ओह, तुम्हें खाना बर्बाद करने से डर लगता है। अगर ऐसा है तो अपने साथियों का बचा हुआ खाना खत्म कर लो। सीईओ के दफ्तर के अंदर निजी कमरे का माहौल अचानक बर्फीला हो गया और युआन टैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खा लो, मेरा पेट भरा हुआ है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती,
मैंने उसे बीच में ही रोक दिया और गुस्से से कहा, मुझे परवाह नहीं। जब तक तुम इस कटोरे का एक एक निवाला खत्म नहीं कर देती, तब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। युआन टैन उछल पड़ी। क्या तुम पागल हो? 3 साल से तुम घर पर रहकर एक एक पैसा बचा रहे हो। तुम पूरी तरह से सीईओ पर निर्भर हो और अब तुम उसे इस तरह अपमानित करने के लिए इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हो। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। बस अपना वह गुस्से से लाल चेहरा देखो। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें युआन टैन के बचे हुए खाने को खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम दूसरे कर्मचारियों को देखकर नाक भौं सिकोड़ती हो। ये दोहरा मापदंड क्यों? युआन टैन ने मेरी तरफ देखा, फिर अपने सामने रखे बचे हुए खाने के कटोरे की तरफ। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार अपनी चॉपस्टिक उठाई और तेजी से खाना अपने मुंह में ठूंसने लगी। उसके बगल में ट्रानवू चिल्लाई, सीईओ कृपया खाना बंद करो। ऐसा करने से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तुम उसकी बात क्यों सुन रही हो? वह तो बस एक निकम्मा है जिसकी कोई कमाई नहीं है। उसे तुम्हें हुक्म देने का क्या हक है? ट्रानवू ने टोई और थॉन के हाथ से चॉपस्टिक छीन ली। अब और मत खाओ। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे है। दूसरे आदमी की पत्नी के लिए इतनी चिंता क्यों? तो फिर तुम उसके लिए क्यों नहीं खा लेते? मेरा पेट छोटा है, मैं इतना सारा कैसे खा सकती हूं? क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? तो चुप रहो। मेरा चेहरा सख्त हो गया और मैंने चॉपस्टिक का एक और जोड़ा उठाया और टोई और थॉन को दे दिया। खाओ। क्या यही तुम चाहती थी? उसने चॉपस्टिक उठाई और खाना उसके मुंह में जबरदस्ती ठूंसने लगी, लेकिन वह निगल नहीं पा रही थी और उसे बेकाबू होकर उल्टी आने लगी। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा, जब तक कि आखिरकार वह और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह झुक गई और जोर जोर से उल्टी करने लगी। उसके बगल में ट्रानवू इतना दुखी था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से उएंथन की पीठ थपथपाई और मुझ पर बरस पड़ा। सीईओ यिंथन, तुम जैसे आदमी उसके पति बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। तुम न सिर्फ पूरी तरह से निकम्मे हो, बल्कि उसे सताने के लिए हर संभव कोशिश करते हो। इसलिए मैं लायक नहीं हूं, लेकिन तुम हो। मैं अभी ऊपर जाकर तुम्हारी जगह लेने वाला हूं। मेरा उससे रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर है। ऐसी बकवास करने की हिम्मत मत करो। तुम इसे कैसे साबित करोगे? खुद क्यों नहीं सोचते? मुझे क्या सोचना है? मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। सुकिंग, जिसकी आंखें उल्टी से लाल थीं, अचानक बोल पड़ी, तुम्हें निकाल दिया गया है। चेन यू जम गया। फिर उसका चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे वह रोने वाला हो। उसने धीमी आवाज में कहा, डायरेक्टर सु। वह स्वान किंग के कंधे पर गिर पड़ा। वह औरत जो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं हुई थी, वह एकदम भड़क उठी। उसने मेज पर जोर से हाथ पटका और उठ खड़ी हुई। आपको मेरे कर्मचारी को नौकरी से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सीधे चेन यू के पास गई और उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे। मैं इस कंपनी में कोई पद नहीं रखती। तो आप सही है, मैं आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती, लेकिन मैं आपको थप्पड़ जरूर मार सकती हूं। सु वोकिंग ने तुरंत रोते हुए चेन यू को गले लगा लिया। आपने हद पार कर दी है। शायद जब मैंने उसे चेन यू का बचा हुआ खाना खाते हुए पकड़ा था, तब उसे मेरे प्रति थोड़ा सा अपराध बोध था, लेकिन अब तो अपराध बोध का वो आखिरी अंश भी पूरी तरह गायब हो गया था। मैंने तुम्हें हमेशा इतना बिगाड़ा है कि तुम इतने बिगड़ गए हो। तुम्हारी सजा के तौर पर मैं तुम्हारे सारे कार्ड फ्रीज कर रहा हूं। चेनू, जो कुछ देर पहले तक रो रहा था, यह सुनकर कि मेरे सारे कार्ड फ्रीज होने वाले हैं, उसके चेहरे पर एक अनियंत्रित मुस्कान आ गई। खैर, ये तो अच्छा नहीं है ना? आज हमें दावत देने वाले थे मिस्टर लू। अब जब तुमने उनके सारे कार्ड फ्रीज कर दिए हैं, तो वो खाने का बिल कैसे चुकाएंगे? बिल कम से कम 10,000 युआन होगा, जो उन्हें जेल पहुंचाने के लिए काफी है। अगर मिस्टर लू जमानत नहीं दे पाए, तो हम शायद उन्हें घसीट कर ले जाएंगे। स्वान किंग ने गहरी सांस ली। चेन यू से माफी मांग लो। ऐसा करो और मैं ये सब छोड़ दूंगा। ये सुनकर कि मैं गुस्से में हूं, मैंने चेन यू की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम चाहते हो कि मैं उनसे माफी मांगूं? क्या तुम पागल हो या मैं? ट्रानवू ने सुश्रीतु के सामने सीईओ को सांत्वना देने का नाटक किया। मैं तो बस एक मामूली सहायक हूं। थोड़ा बहुत कष्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, श्रीमान ल्यूक। ये सब मेरी गलती है। ट्रानवू से माफी मांगने की हिम्मत मत करना। ऊपर से तो उसने मेरी कलाई पकड़ी, लेकिन असल में वो उसे जोर से दबा रहा था। इतना दर्द हुआ कि मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुझे छोड़ो। मैंने जरा भी जोर नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ट्रानवू उड़ गया। वो सीधे डी डाइनिंग टेबल पर जा गिरा, जिससे सारी प्लेटें और कटोरे जमीन पर बिखर गए। वो खुद भी गिर गया और तेल और खाने से लथपथ हो गया। टूटी हुई प्लेट का एक टुकड़ा उसके हाथ पर लग गया और खून जमीन पर टपकने लगा। लुट्रियन, तुमने हद पार कर दी। ट्यूएंटन ने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की वजह से मेरा सिर एक तरफ झुक गया। मैंने अपने मुंह के कोने को चाटा और मुझे कुछ धातु जैसा स्वाद आया। अचानक मुझे राहत मिली। क्या तुम अंधे हो? वही तो मेरी बांह दबा रहा था और मैंने उसे जरा सा धक्का भी नहीं दिया था। ये गिरने का नाटक कर रहा है। टुआंट ने ट्रानवू को उसके जन्मदिन पर दिए रेशमी रूमाल से सहारा देकर उठाया। उसने उसी रूमाल से ट्रानवू के अभी भी खून बह रहे हाथ पर पट्टी बांधी। उस रूमाल पर उसका नाम मेरे हाथों से खड़ाई किया गया था, लेकिन अब वे 2 अक्षर ट्रानवू के खून से लाल हो गए थे। चलो चलते हैं। ट्रानवू के कंधे पर हाथ रखे हुए वांथन बिना पीछे देखे मुड़ी और चली गई। बाकी समूह ने जल्दी से एक एक करके अपने बहाने बनाए। देखते ही देखते वे सब चले गए।
उस विशाल कमरे में सिर्फ मैं ही बचा था। एक वेटर ने दरवाजा खटखटाया और बिल दिया। सर, मैंने भुगतान करने के लिए अपने बटुए से कार्ड निकाला। उसने कार्ड स्वाइप किया, लेकिन रीडर ने अपर्याप्त धनराशि दिखाई। माफ कीजिए सर, यह कार्ड अस्वीकृत हो गया है। मैंने उसे दूसरा कार्ड दिया, लेकिन उस पर भी अपर्याप्त धनराशि दिखाई दी। मेरे सातों कार्डों में से एक भी काम नहीं कर रहा था। युआन टुन के अनुसार उसने वास्तव में मेरे सभी खाते फ्रीज कर दिए थे। वेटर बस मुझे घूरता रहा। महोदय, क्या आपके पास भुगतान का कोई और तरीका है? मैंने अपने एक दोस्त को फोन करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो कहां था या क्या कर रहा था। उसने फोन नहीं उठाया। वेटर बस मुझे घूरता रहा। महोदय, क्या आपके पास भुगतान का कोई और तरीका है? मैंने अपने दोस्त को फिर से फोन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो कहां है। उसने फोन क्यों नहीं उठाया? वो जहां भी था, जो भी कर रहा था, उसने जवाब ही नहीं दिया। आप मेरे वीचैट संदेशों का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। वेटर और मैं, हम दोनों वहीं जम से खड़े रह गए। चिंता मत करो, मैं जरूर भुगतान कर दूंगा। कर्मचारी का सब्र टूट गया और उसने अपने मैनेजर को रेडियो पर सूचना दी। हमारे पास एक ग्राहक है जो बिना भुगतान किए खाना खाकर भागने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, होटल मैनेजर पुलिस के साथ आ गया। महोदय, कृपया हमारे साथ आइए। मैंने पुलिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए ये सब बस बहाने थे। मुझे बयान देने के लिए थाने ले जाया गया। तभी मेरे दोस्त ने आखिरकार मुझे वापस फोन किया। 20 मिनट बाद वह मेरे लिए भुगतान करने थाने में आया और आखिरकार मुझे जाने की आजादी मिल गई। पुलिस स्टेशन के गेट की तरफ देखते हुए मैं अचानक हंस पड़ा। मैं फू ग्रुप का इकलौता वारिस। दरअसल मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया क्योंकि मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। अगर यह बात फैल जाती तो क्या मैं हंसी का पात्र नहीं बन जाता? मेरी ख्वाहिश एक समर्पित पति बनने की थी, एक ऐसी पत्नी का अच्छा साथी बनने की जो एक शक्तिशाली महिला बनना चाहती थी। लेकिन किसे पता था कि तू और थान को शिखर तक पहुंचाने के बाद सबसे पहले वह मुझे ही नीचा दिखाएगी, उस औरत को जिसे मैंने प्यार करती थी। लेकिन किसे पता था कि थान को शिखर तक पहुंचाने में मदद करने के बाद सबसे पहले वो मुझे ही नीचा दिखाएगी, जिसे मैंने अपने दिल में बसाया था। लगता है मैंने शुरू से ही गलत चुनाव किया था। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो मैंने पुरुषों के चमड़े के जूतों की एक जोड़ी देखी, वही जूते जो आज ट्रान वू ने पहने थे। तोआन ने आवाज सुनी और बेडरूम से बाहर आया। संयोग से हमारी नजरें मिलीं। बिना कुछ कहे मैं सीधे बेडरूम में घुस गई और देखा कि ट्रान वू कमर से ऊपर बिना शर्ट के तोआन थान के पजामा पहने हुए था। पैंट उस पर तंग और छोटी थी। वह अपने बाल सुखा रहा था। साफ दिख रहा था कि उसने अभी अभी मेरे मास्टर बेडरूम के शॉवर से नहाया था। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने 2 और 10 की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम अपने पति को पुलिस स्टेशन भिजवा देती हो और फिर अपने सहायक को यूई और 10 के पास घर ले आती हो। तुम तो वाकई कुछ और ही हो। गलत फहमी मत पाल लो। ट्रान वू के कपड़े गंदे हो गए थे और होटल हमारे घर के बहुत पास था, इसलिए मैं उसे यहां नहाने और कपड़े बदलने के लिए ले आई। वैसे भी क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता जब दूसरे लोग मेरी चीजों को छूते हैं? इसीलिए मैंने उसे मेरे कपड़े पहनने को कहा था। टुआनथुन ने जिस सहजता से यह सब कहा, ऐसा लगा जैसे मैं ही बेवजह गुस्सा कर रही हूं। क्या तुम सफाई की इतनी दीवानी नहीं हो? तुम हमारे कपड़े अलग से धुलवाने पर जोर देती हो और अब उसे अपने कपड़े पहनने दे रही हो। तो क्या तुम्हारी ये हद से ज्यादा सफाई सिर्फ मुझ पर लागू होती है? ट्रान वू ने भी वही बनावटी मासूमियत का नाटक किया। श्रीमान ल्यूक, कृपया गलत न समझे। मिस्टो ने कहा था कि वो मुझे ये पैड दे रही है। वो इन्हें दोबारा नहीं पहनने वाली थी। क्या मैं तुमसे बात कर रहा था? मैं और मेरी पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। तुम बीच में क्यों दखल दे रहे हो? ट्रानवू ने दुखी चेहरा बना लिया। मुझे बस डर था कि तुम मिस्टो को गलत समझ लोगी। इससे मुझे और गुस्सा आ गया। ओह, तुम तो बड़े ही विचारशील हो, है ना? टुआनटाइन मुझ पर चिल्लाई। ल्यूक ट्रैक, बस करो। तुमने होटल में हंगामा किया और अब घर पर भी शुरू कर रहे हो। मैंने भी पलटकर जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब चाहता हूं? ट्रानवू ने यूइंटन की आस्तीन खींच ली। कोई बात नहीं मिस्टो, बस थोड़ा सब्र कर लो। आखिर वो तुम्हारा पति है, मैं तो बस एक सहायक हूं। अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हुआ अगर वो मेरा पति है? इसका मतलब ये नहीं कि उसे तुम्हें परेशान करने का हक है। उन दोनों को मेरे सामने ही फ्लर्ट करते देख मैंने ठंडे लहजे में कहा, चलो तलाक ले लेते हैं। वेन्युयन टेनन मेरे अचानक बोले शब्दों से हैरान रह गया। तुमने क्या कहा? क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा, चलो तलाक ले लेते हैं। इतनी छोटी सी बात पर तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? तुम्हें लगता है ये कोई छोटी बात है? मेरे और ट्रानवू के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। वो तो बस एक लड़का है जो अभी अभी काम पर आया है। मैं बस उसकी थोड़ी मदद कर रही हूं। इसमें क्या गलत है? तुआनथन के बेपरवाह और मासूम चेहरे को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी पत्नी किसी दूसरे आदमी की देखभाल करे। मुझे घिन आती है। जैसे मैंने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। तुआनथन तुरंत भड़क उठी। ठीक है, तुम तलाक चाहती हो तो इस घर से निकल जाओ। तलाक चाहती हो बस यही? तो मेरे पैसे, मेरे घर से निकल जाओ। अब उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बिना तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। गुस्से में उसने अपने वकील को फोन किया और तलाक के कागजात तैयार करने को कहा। थोड़ी ही देर में सलीके से कपड़े पहने वकील तलाक का समझौता लेकर आ गया।
मैंने बिना सोचे समझे उस पर हस्ताक्षर कर दिए। मुझे हस्ताक्षर करते देख उसने भी बिना किसी झिझक के हस्ताक्षर कर दिए। ट्रान वो अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रहा था, शायद मन ही मन सोच रहा था, अब तो उसे अगले दिन का खाना भी नहीं मिलेगा, है ना? दफा हो जाओ। तुम्हें मुझे घर से निकलने के लिए कहने का क्या हक है? मिज ने भी मुझे जाने के लिए नहीं कहा है। हम और टेन ने अभी तक अपना तलाक फाइनल नहीं किया है। अभी तक मैं ही इस घर का मालिक हूं। निकल जाओ। यह सुनकर टेन टैन ने ट्रानवू को गले लगा लिया। यह घर मेरा है। अगर किसी को बाहर जाना है तो वो तुम हो। फिर उसने नौकरानी को बुलाया और मेरा सारा सामान पैक करके बाहर फेंकने को कहा। देखते ही देखते मेरा सामान हवेली के गेट के सामने एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गया। मैंने शांति से अपना फोन खोला और एक ग्रुप चैट में मैसेज भेजा। हे अंकल, मैं यूं से तलाक ले रही हूं और थान ने मुझे घर से निकाल दिया है। ग्रुप चैट में तुरंत हलचल मच गई। संदेशों की बाढ़ आ गई। लगता है इसे भी बहुत लंबे समय से बहुत अच्छी स्थिति मिली है, फिर भी इसकी हिम्मत कैसे हुई? और हमारे प्यारे भतीजे के साथ ऐसा बर्ताव? क्या यह अपनी औकात भूल गई है? हमने इसे इतना सम्मान दिलाने के लिए जो कुछ भी किया, उसके बाद भी यह ल्यूक ट्रैक के साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत करती है। मुझे लगता है इसे मरने की इच्छा है। बहुत हो गई बातें, अब कार्रवाई का समय है। मैं हवेली के गेट के सामने खड़ा होकर एक एक करके आने वाले संदेशों को देख रहा था। ट्रानवू भी दरवाजे पर खड़ा था, हाथ बांधे मुझे देख रहा था। अब यहां क्या बचा है? पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब से तुम यहां नहीं रह पाओगे। अगर तुम इसे देख भी पाओगे तो तुम खुद को भाग्यशाली समझोगे। इतनी बड़ी और खूबसूरत हवेली मिलना मुश्किल है। जैसे ही वह अपनी बढ़ाई पर इतरा रहा था, अभियोक्ता कार्यालय से एक कार आकर रुकी और हवेली के सामने खड़ी सरकारी कार को देखकर युआन तांग और ट्रानवू दोनों जम गए। 3 अधिकारी गाड़ी से उतरे और मुख्य द्वार पर जब्ती का नोटिस चिपका दिया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को देखकर त्युनथन स्तब्ध रह गई। आप किस आधार पर मेरा घर जब्त कर रहे हैं? आपको यह अधिकार किसने दिया? एक अभियोक्ता आगे बढ़ा। ये मेरे दस्तावेज और आपकी संपत्ति जब्त करने का आधिकारिक आदेश है। आप पर अपने पद का दुरुपयोग करके कंपनी की संपत्ति का गबन करने का आरोप है। हम अब कानून के अनुसार आपकी संपत्ति पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और यह सिर्फ यह हवेली नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपकी सभी संपत्तियां जल्द ही जब्त कर ली जाएंगी। त्युनथन पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। यह कैसे हो सकता है? मुझ पर किसने आरोप लगाया? क्या आपके पास कोई सबूत है? फिवू समूह के हर एक वरिष्ठ शेयरधारक पर आरोप है और हमारे पास अकाट्य सबूत है। सभी वरिष्ठ शेयरधारकों ने एक साथ मुझ पर आरोप लगाया है। यह असंभव है। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, सीईओ, बोर्ड के सभी शेयरधारकों ने सर्वसम्मति से आपको हटाने के लिए मतदान किया है। अब से आपको अपने कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया है। वे मुझे किस आधार पर हटा रहे हैं? युएनथन गुस्से से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। माथे की नसें फड़क रही थीं। ट्रानवू इस अप्रत्याशित स्थिति से चौंक गई। तुम्हारा घर अचानक इस तरह क्यों जब्त किया जा रहा है? क्या कोई पर्दे के पीछे से साजिश रच रहा है? टोवी और टैन का दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। ये सारे बूढ़े लोग अचानक मुझे गिराने के लिए क्यों एकजुट हो गए? वे कब से इतने एकजुट हो गए हैं? कुछ तो गड़बड़ है। तभी मुझे लेने आया ड्राइवर आ गया। छोटे मालिक, देर से आने के लिए क्षमा करें। ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था। मैंने हाथ हिलाकर बात टाल दी। क्या मैं आपका सामान डिग्गी में रख दूं? छोटे मालिक, मैंने अपने बगल में रखे सामान के ढेर की ओर इशारा किया। हमें इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस इन चीजों को कार में रख दीजिए। तुम्हारा अपना निजी ड्राइवर है। उसने तुम्हें छोटे मालिक क्यों कहा? तुम्हारी शादी से पहले मैं छोटा मालिक था। क्या तुम्हें सच में लगा कि मेरे पिता समूह को सौंप देंगे और तुम्हें यह सोचने देंगे कि तुम फ्यू के असली मालिक हो? खैर, अंततः फिर वो अभी भी ल्यूक परिवार का ही व्यवसाय है। क्या आपको सच में लगता था कि आप जैसे मामूली सीईओ मुझे हटा सकते हैं? कंपनी के 50% शेयर रखने वाला व्यक्ति, बोर्ड का अध्यक्ष। यह सुनकर तुआनथन ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। फ्यू के आधे शेयर आपके पास क्यों हैं? क्या आप कह रहे हैं कि मेरे पिता किसी बाहरी व्यक्ति को कंपनी के शेयर नहीं दे सकते? यह सुनकर टोविन तुनान हंस पड़ा। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपके पिता से आपके नाम शेयरों के हस्तांतरण के लिए मेरे हस्ताक्षर आवश्यक है। जब तक मैं हस्ताक्षर नहीं करता, वह अनुबंध सिर्फ एक बेकार कागज का टुकड़ा है। इसके अलावा अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि हमारा तलाक होता है तो यह वसीयत स्वतः ही रद्द हो जाएगी और वे शेयर स्वतः मेरे नाम पर स्थानांतरित हो जाएंगे। मेरे पिता के निधन के समय उन्होंने कहा था कि मेरे 3 साल तक प्रभारी रहने के बाद उनके नाम के शेयर स्वतः ही मेरे नाम पर स्थानांतरित हो जाएंगे। मेरे 3 साल पिछले महीने पूरे हो गए, जिसका मतलब है कि वह अनुबंध अब तक प्रभावी हो जाना चाहिए था। अविश्वसनीय। आप दोनों बाप बेटे ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मुझे जानवर की तरह आपके लिए गुलामी करने पर मजबूर किया। इतने सालों की योजना के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ तो मिला। यह सोचकर मैंने ट्रानवू की तरफ देखा। क्या तुमने वो खूबसूरती नहीं जीत ली जो तुम हमेशा से चाहती थी? क्या तुम मुझे अपनी बाहों में चाहती हो? मेरे शब्दों से टोवी और टोन का चेहरा पीला पड़ गया। मैं बोलता रहा, तुम्हें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। कम से कम तुमने 3 साल ऐशो आराम की जिंदगी जी, है ना? बाहर से भले ही ऐसा लगता हो कि मैं तुम्हारे सहारे जी रहा हूं, लेकिन असल में तुम मेरे सहारे जी रही थी।
तुम्हारे जैसी अलग उपनाम वाली को अपनी औकात पता होनी चाहिए थी। तुम 3 साल तक सीईओ रही, शीर्ष पर रहने की आदत पड़ गई और तुम खुद को भूल गई। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम सिर्फ मेरी कर्मचारी हो। मेरे बिना ल्यूक ट्रैक, तुम कुछ भी नहीं हो। कौन जानता है, हो सकता है तुम अभी भी कहीं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो। और तो और, मैंने ही तुम्हें सबसे पहले कंपनी का प्रबंधन करने के लिए कहा था। अगर तुम मेरी पत्नी बनकर संतुष्ट रहती तो शायद मैं तुम्हें वह दे देता जो तुम चाहती थी, लेकिन अब तुमने मुझे बहुत निराश किया है। टोवी और टोन मेरी बातें सुन रही थीं और उनके चेहरे पर और भी ज्यादा शिकन आ गई। मैं अब भी उन्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। आपको थोड़ा और नाटक जारी रखना चाहिए था। कौन जानता है, अगर आप कुछ और महीने सब्र कर लेते तो शायद मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देता। तब तक आपको कंपनी के शेयर मिल जाते और मुझे नीचे गिराने में कम से कम कुछ मेहनत तो लगती। आपकी गलती आपका अधीरता थी। आपने मेरी सोच से भी जल्दी नाटक बंद कर दिया। यह सुनकर यूएन एकदम सन्न रह गया, पूरी तरह से सदमे में दिख रहा था। बोर्ड ने मुझे हटाने के लिए मतदान किया। क्या यह आपकी वजह से था? इस कंपनी का हर निदेशक लगभग मेरा चाचा है। वे अपने जीवन का आधा समय मेरे पिता के साथ इस व्यवसाय में बिता चुके हैं। वे उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। स्वाभाविक रूप से वे मुझे अपने भतीजे की तरह मानते हैं। उन्होंने आपके साथ काम करने के लिए केवल मुझ पर एहसान के तौर पर ही सहमति दी थी। क्या आपको सच में लगता था कि वे आप जैसे अनुभवहीन सीईओ का सम्मान करते होंगे? अगर आपने ल्यूक परिवार में शादी न की होती तो क्या आपको सच में लगता है कि आप अकेले ही दशकों से शंघाई पर राज करने वाली कंपनी की बागडोर इतनी आसानी से संभाल सकते थे? आप खुद को बहुत ज्यादा श्रेय देते हैं। तभी उसने अपने बालों में हाथ फेरा। उसका चेहरा लाल हो गया। ट्रानवू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सुश्रिटो, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फू समूह ल्यूक परिवार का है। फू समूह के इतने सारे शेयर इनके पास कैसे हैं? बगल से सुनते हुए मैं मुस्कुराई और ट्रानवू से कहा, जब तुमने इस कंपनी में काम शुरू किया था तो क्या तुम्हें समूह के इतिहास के बारे में नहीं पता था? लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया। अगर तुमने अपनी ट्रेनिंग के दौरान जरा सा भी ध्यान दिया होता तो तुम्हें पता होता कि ल्यूक परिवार के नाम से चलने वाले फू के संस्थापक मेरे पिता ल्यूक हंग्रान हैं। यह सुनकर ट्रानवू दंग रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। क्या तुम ही नहीं कह रही थी कि मुझे यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हुआ? क्या तुम भी उसी की तरह बनना चाहती हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत अकड़ दिखा रही थी, है ना? मुझे चले जाने को कह रही थी, यहां तक कि मुझे मारने की धमकी भी दे रही थी। तुम्हें बर्खास्त कर रहा हूं। इतना कहकर मैंने थान की ओर देखा। तुमने मुझसे यह भी कहा था कि मुझे तुम्हारे कर्मचारियों को बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है। कल मैं आधिकारिक तौर पर फू का कार्यभार संभालूंगा और बोर्ड का नया अध्यक्ष बनूंगा, और उस समय में इस निगम के हर वरिष्ठ अधिकारी के सामने तुम दोनों को बर्खास्त करने का अपना निर्णय घोषित करूंगा। साथ ही मैं तुम्हें पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट करने का आदेश भी जारी करूंगा। फू के साथ काम करने वाली कोई भी कंपनी तुम्हें फिर कभी काम पर नहीं रख पाएगी। मुझे उकसाने की यही कीमत तुम दोनों को चुकानी पड़ेगी। निदेशक, वह मुझे डराने के लिए बस झांसा दे रहा है ना? उसके पास इतनी शक्ति तो हो ही नहीं सकती, है ना? मुझे पूरे उद्योग से ब्लैकलिस्ट कर देगा और तुम भी इसमें नहीं फंसोगे, है ना? हनी, मुझे लगता है हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। बस करो, हमने तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मुझे अपना पति मत कहो। तू और थान की आवाज भावनाओं से भर गई। हालांकि हमने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन हमें अभी तक आधिकारिक तलाक का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। तकनीकी रूप से हम अभी भी पति पत्नी हैं। इसके अलावा मैं तो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी। असल में मैं तुमसे तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। इसलिए अपना सारा सामान सड़क पर फेंक देना और सारे कार्ड रद्द कर देना, यह सब सिर्फ तुम्हें डराने के लिए था। मैं तो बस गुस्से में थी। समय, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मैं तुरंत किसी से आपके कार्ड फिर से चालू करवा दूंगा। मुझे अब आपके बेकार कार्डों की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपकी सारी संपत्ति पहले ही फ्रीज हो चुकी है। आपके कार्ड अब सिर्फ बेकार प्लास्टिक है। इतना कहकर मैंने अपने बटुए से वही कार्ड निकाले और एक एक करके फेंक दिए। अतएव और थान मुड़े और कार में बैठ गए। जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने वाला था तो आन आगे बढ़ी। पतिदेव, बाहर निकलो, कृपया मत जाइए। चलिए पहले इस बारे में ठीक से बात कर लेते हैं। लेकिन मैंने दरवाजे बहुत पहले ही बंद कर दिए थे। उनके लिए उन्हें खोलना नामुमकिन था। कार तेजी से निकल गई, तौ और थान को पूरी तरह से बेबस वही जमे हुए छोड़कर। ड्राइवर मुझे वापस पुराने पारिवारिक घर ले गया। यह तौ और थान के विलास से भी बेहतर जगह पर था। बाहर से यह किसी मध्ययुगीन किले जैसा दिखता था। अंदर 30 से ज्यादा लोगों का स्टाफ था। माली, सफाई कर्मी, रसोइयां, एक बटलर, अंगरक्षक। संक्षेप में यह आरामदायक और पूरी तरह से सुरक्षित था। अचानक एक नई जगह पर सोना थोड़ा अजीब लगा। बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे वो पहला दिन याद आया जब मैं ओवान थान से $10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिला था। उसने तो एक डायरेक्टर की कार को रोकने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। कार से टकराने के बाद भी वो तुरंत उठ खड़ी हुई, लंगड़ाते हुए आगे बढ़ी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगी। मुझे उसका यह हौसला बहुत पसंद आया। मुझे लगा कि वो मुझे इस तरह की बड़ी कंपनी चलाने में मदद कर सकती है ताकि मैं वो कर सकूं जो मुझे पसंद है, यात्रा करना, अपने बगीचे की देखभाल करना और एक शांत जीवन जीना। और सच कहूं तो मैं उसके बारे में गलत नहीं था। उसने वाकई ये कर दिखाया।
उसने मेरे लिए एफयू कॉरपोरेशन को बहुत अच्छे से चलाया, भले ही कभी कभी उसने अपने निजी फायदे के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया हो। मैंने बस इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मेरी बस यही शर्त थी कि वो कंपनी की सीईओ के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन करे और एक वफादार पत्नी बनी रहे। अगली सुबह मैंने एक शानदार बिजनेस सूट पहना। मैं ठीक समय पर घर से निकला और कंपनी के हेडक्वार्टर की ओर चल पड़ा। जब मैं बोर्डरूम में पहुंची तो सभी निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। मेरे कमरे में प्रवेश करते ही जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर किसी के चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान थी। वे मुझे लंबे समय से यही कह रहे थे। वे हमेशा से उम्मीद कर रहे थे कि मैं वापस आकर कंपनी का कार्यभार संभालूंगी। मुझे वहां पहुंचे हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि स्वान किंग उनके ठीक पीछे ट्रानवू के साथ आ गई। मैंने मेज के शीर्ष पर अपनी जगह ले ली। क्या सभी उपस्थित है? मैं निदेशक मंडल के निर्णय की औपचारिक घोषणा करना चाहती हूं। सुश्री वुआन किंग, गबन के अपराध के लिए। हर किसी के चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान थी। वे मुझे लंबे समय से यही कह रहे थे। वे हमेशा से उम्मीद कर रहे थे कि मैं वापस आकर कंपनी का कार्यभार संभालूंगी। मुझे वहां पहुंचे हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि स्वान किंग उनके ठीक पीछे ट्रानवू के साथ आ गई। मैंने मेज के शीर्ष पर अपनी जगह ले ली। क्या सभी उपस्थित हैं? मैं निदेशक मंडल के निर्णय की औपचारिक घोषणा करना चाहती हूं। सुश्री जुआन किंग को गबन के अपराध के लिए और सीईओ के मुख्य सहायक ट्रानवू को शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में हेराफेरी करने और निगम की भर्ती आवश्यकताओं को पूरा न करने के लिए बर्खास्त किया जाता है। ट्रानवू पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसके फर्जी डिग्री के तथ्य का खुलासा कर दूंगी। आपकी डिग्री फर्जी है, सुश्री सू। मैं समझा सकती हूं। मुझे 985 विश्वविद्यालय में दाखिला मिला था। यह सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से था। कारण मैं पूरा नहीं कर सकती। यदि आप दोनों को स्पष्टीकरण देना है तो कृपया बाहर जाएं। यह एफआईयू समूह की उच्च स्तरीय बैठक है। मुझे आप दोनों से तुरंत बाहर जाने का अनुरोध है। ओ, और सुवांटिंग, मैं सुझाव देती हूं कि आप अपना सामान तुरंत पैक कर लें, क्योंकि मैं यहां रहने आ रही हूं। यदि इस बैठक के समाप्त होने तक आपका सामान नहीं निकला तो मैं किसी से आपका सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगी। मेरी बैठक समाप्त होने के बाद मैं सीईओ के कार्यालय में गई और देखा कि सू वांटिंग और चेन यू अभी भी वहीं थे। मैंने तुरंत अपने बगल में खड़े सहायक से कहा, कुछ लोगों को यहां बुलाओ और उनका सारा कबाड़ बाहर फेंक दो। मेरी नई सहायक ने टिंगुआ विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, जिसे मेरे चाचा ने विशेष रूप से मेरे लिए भर्ती किया है। फिर मैं चेन यू की मेज पर गया और वहां रखा हुआ तस्वीर का फ्रेम उठाया। उसके अंदर एक उसकी और सू वांटिंग की अंतरंग तस्वीर। ऐसी कोई चीज अपनी डेस्क पर रखने से जिसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वह सोचेगा कि तुम सू वांटिंग के पति हो। चेन यू ने मेरे हाथ से फ्रेम छीन लिया। मेरी चीजों को मत छुओ। मैं अभी बहन सू का पति नहीं हूं, लेकिन भविष्य में जरूर बनूंगा। खैर, इसके लिए तुम्हें शुभकामनाएं। मेरे बगल में बैठी सू वांटिंग ने चेन यू को धक्का देकर दूर कर दिया। मैं तलाक नहीं दूंगी। हम दोनों कभी उससे शादी नहीं कर सकते थे। जब मैंने तलाक के लिए हां कहा था तो सिर्फ गुस्से में आकर कहा था। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। चलो भी, मुझे पता है कि इस बार मैंने हद पार कर दी। मैं चेन यू को निकाल दूंगी और फिर कंपनी में सब कुछ फिर से तुम्हारे नियंत्रण में होगा। चेन यू को मैंने पहले ही निकाल दिया है और मैंने तुम्हें भी निकाल दिया है। इसलिए तुम्हें यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि वह रहे या जाए। अच्छा, तो जाओ और साबित करो। देखो कि क्या तुम अपनी काबिलियत के दम पर इस मुकाम तक वापस पहुंच सकते हो। जान, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? सिर्फ इसलिए कि मैंने एक नए असिस्टेंट के लिए थोड़ी चिंता दिखाई, तुम मुझे तलाक देना चाहते हो और मुझे कंपनी से निकालना चाहते हो। तुम सरासर क्रूरता कर रहे हो। ठीक इसी वजह से कि तुम उस नए असिस्टेंट के लिए इतने चिंतित थे, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूं और कंपनी से निकाल रही हूं। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मेरी वजह से है। एफएयू में तुम्हारा स्थिर करियर, तुम्हारी इतनी तरक्की, ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी हर एक बेतुकी आदत को बर्दाश्त किया। जैसे अलग अलग बर्तनों में अलग अलग खाना खाना, हमारे कपड़े अलग अलग धोने पड़ते थे। तुमने तो मुझे हर बार शारीरिक संबंध बनाते समय सुरक्षा का इस्तेमाल करने के लिए भी मजबूर किया। ठीक है, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन एक तथाकथित साफ सफाई पसंद इंसान एक छोटे से असिस्टेंट के साथ एक ही कटोरे में बचा हुआ खाना कैसे खा सकता है? उसे मास्टर बाथरूम इस्तेमाल करने दो, हमारा बाथरूम, और तुम अपने सफेद पजामा पहन। क्या तुम्हें हमेशा से लगता था कि तुम बहुत काबिल हो? क्या तुम्हें लगता था कि तुम आज जहां हो वहां तक अकेले पहुंचे हो? लो, महानिदेशक के कार्यालय में सभी सहकर्मियों के सामने मैंने सब कुछ कह दिया। तुरंत ही हमारे सहकर्मियों का रवैया बदल गया। वे उन दोनों को घृणा, तिरस्कार और क्रोध से देखने लगे, क्योंकि अब उन्हें सच्चाई पता चल गई थी। सू, शायद तुम मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। तुम्हारी सफाई के प्रति दीवानगी को एक तरफ रख दे तो मैं मानता हूं कि पिछले 3 सालों से तुम एक अच्छी पत्नी रही हो, और इन सालों में मैंने तुम्हें उन चीजों के लिए भी चुकाया है जिनका मैं कभी आर्नी ही नहीं था। इसलिए तुम भी मेरी आर्नी नहीं हो। चलो अब सब कुछ साफ साफ खत्म कर देते हैं। लुदास तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें खुद को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है। मेरा मतलब है,
तुम्हें इतना आक्रामक और दूसरों के प्रति पूरी तरह से लापरवाह होना किसने सिखाया? मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूं। मैं वास्तव में सू की परवाह करता हूं, इसीलिए वह मेरे साथ इतनी अच्छी है। मैंने सब कुछ कह दिया। तुरंत ही हमारे सहकर्मियों का रवैया बदल गया। वे उन दोनों को घृणा, तिरस्कार और क्रोध से देखने लगे, और अब जब उन्हें सच्चाई पता चल गई है तो वे गुस्से में है। सू, शायद तुम मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। तुम्हारी सफाई की सनक को एक तरफ रखते हुए मैं मानता हूं कि पिछले 3 सालों से तुम एक अच्छी पत्नी रही हो, और इन सालों में मैंने तुम्हें उन चीजों के लिए भी पूरा एहसान चुकाया है जिनका मैं कभी रानी नहीं था। तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं है। तो चलो इसे साफ और सरल तरीके से खत्म करते हैं। लूडासू तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्यों। क्योंकि हमारी स्थितियां बिल्कुल अलग है। तुम सबसे नीचे हो और ऊपर की ओर देख रही हो, इसलिए जाहिर है कि तुम्हें सू को खुश करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं पहले से ही शिखर पर हूं। मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। यही हम दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। तुम झूठ बोल रही हो। यह साफ है कि तुम सू से प्यार नहीं करती। मैं ही हूं जो उससे सच्चा प्यार करता हूं। ओह, ओह, सच में? अगर तुम उससे सच में प्यार करती हो तो उसके गबन के आरोप में दोषी ठहराए जाने, उसकी सारी संपत्ति जब्त होने और सभी खर्चे के साथ जेल जाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अभी की तरह ही उसका साथ देते रहेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी और उसे जेल जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मुझे डराने की कोशिश मत करो। स्वान किंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वही जानती है कि उसने कितने बुरे काम किए हैं। अगले ही पल वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हनी, हमारे 3 साल के साथ के बारे में सोचो। मुझे जाने दो, प्लीज। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता। मुझसे गिड़गिड़ाना बेकार है। अब कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुम गबन किया हुआ सारा पैसा लौटा दो तो शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। मैंने सारा पैसा निवेश किया था, मुझे कुछ भी नहीं मिला, बल्कि सब कुछ खो दिया। अगर मैं अपनी सारी जमा पूंजी भी लगा दूं तब भी काफी नहीं होगा। मैंने चेन यू की तरफ देखा। क्या तुम्हारा वो छोटा सा खिलौना यही नहीं है? उससे मदद क्यों नहीं मांग लेते? मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तो बस एक कर्मचारी हूं। मुझे यहां आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। मुझे अभी तक एक भी वेतन नहीं मिला है। सुए जी, उसकी बात मत सुनो। वो शायद तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। हनी, मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर इसे चुका दूंगा। जो भी बकाया है मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहती। प्लीज मुझे बस एक मौका दीजिए। सब कुछ ठीक करने का एक मौका। यह सुनकर मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तो जब आपने मेरे सारे कार्ड फ्रीज कर दिए और मैं बिल नहीं चुका पाई, तो क्या आपने कभी सोचा कि मुझे बिना बिल चुकाए भागने वाली समझा जा सकता था और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती थी? मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं तो बस आपको डराना चाहती थी। वैसे भी भले ही मैंने आपके कार्ड फ्रीज कर दिए थे, फिर भी आपने आखिर में बिल चुका ही दिया, है ना? आपके इतने सारे दोस्त हैं। मुझे पता था कि आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। मैं हार गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी कर्मचारी के हाथों बिल न चुका पाने की वजह से इतना अपमानित नहीं हुई। थाने तक घसीटे जाने की तो बात ही छोड़िए। आपने मेरी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। तो अब आपको वही मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं। मुझसे भीख मांगने के बजाय बेहतर होगा कि आप एक अच्छा वकील ढूंढ लें ताकि आप कम सजा पाने की कोशिश कर सकें। स्वान किंग जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि वह जानती थी कि अब मैं उस पर रहम नहीं करेंगी। जेन, तुम उसके बगल में बैठ गई। मिस सू, मुझे डराओ मत। मुझे पता है तुम सबसे काबिल इंसान हो। तुम इससे जरूर उबर जाओगी। स्वान किंग फूट फूट कर रोने लगी और चेन यू को ऐसे पकड़ लिया जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। चेन यू, अगर मेरे पास कुछ भी ना बचे तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगे? बिल्कुल। मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूं। यह अच्छी बात है। तो फिर जो घड़ियां और गहने मैंने तुम्हें दिए थे उन्हें बेच दो ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। फिर जो घड़ियां और गहने मैंने तुम्हें दिए थे उन्हें ले लो। उन्हें बेच दो और मेरा कर्ज चुकाने में मेरी मदद करो। मेरा कर्ज। मेरे पास अभी रहने की जगह नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। मिस सू, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम तोहफा वापस कैसे मांग सकती हो? मेरा घर छोटा है। वहां 2 लोग कैसे रह सकते हैं? भले ही तुम्हारी संपत्ति जब्त हो गई हो, फिर भी तुम्हारे पास कुछ तो बचा होगा। क्यों ना हम तुम्हारे घर ही रहने चले जाएं? क्या यह ठीक नहीं रहेगा? चिंता मत करो। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सपने देखना बंद करो। सुवो किंग के पास कुछ नहीं बचा है। वह करोड़ों के कर्ज में डूबी है, पूरी तरह कंगाल है। चेन यू का हाथ, जो स्वान किंग का हाथ पकड़े हुए था, धीरे धीरे छूट गया। सच में? बिल्कुल कुछ नहीं बचा? क्या चेनू, इसका क्या मतलब है? क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा था कि अगर मेरे पास कुछ भी ना हो तो भी तुम रुकोगी और मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करोगी? चैन यू गुस्से से लाल होकर उठ खड़ा हुआ। इतने कर्ज और फ्यू द्वारा नौकरी से निकाले जाने के बाद तुम भला कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो पाओगी? मैंने सोचा था कि तुम कोई ताकतवर चेयरवुमन हो, लेकिन तुम तो बस मर्दों के सहारे जीने वाली औरत हो। तुमने मेरा समय पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अगर तुम कोई ताकतवर चेयरवुमन नहीं हो तो फिर भी इतना घमंड क्यों दिखा रही हो? तुम्हें सच में लगा था कि फ्यू तुम्हारी है ना? सू वॉन किंग की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह धीरे धीरे खड़ी हुई। चेन यू, तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझ पर जो दया दिखाई
क्या वह सब सिर्फ मेरे पैसे और मेरे पद के लिए थी? चेन यू ने बेशर्मी से अपने हाथ कमर पर रख ली। हर मर्द एक ऐसी काबिल औरत चाहता है जिसके साथ वह बिना किसी चिंता के जीवन बिता सके। तुम जवान और सुंदर हो तो जाहिर है तुम्हें अमीरों को ही चुनना चाहिए। एक बार जब तुम मुश्किलों को चुन लोगी तो फिर कभी तकलीफें नहीं छोड़ोगी। मैं तो ऐसी औरत ढूंढ रहा हूं जो मुझे पैसों की कभी ना खत्म होने वाली आपूर्ति दे सके, न कि तुम्हारे जैसी कोई एहसान फरामोश औरत जो मर्दों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ती है। तुम झूठी हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। झूठा कौन है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे जितने भी तोहफे दिए हैं वे सब मिलाकर भी काफी नहीं हैं, यहां तक कि 10 लाख यूएन के बराबर भी। स्वान किंग और भी गुस्से में आ गई और उसने चेन यू का कॉलर पकड़ लिया। तुम बेशर्म कमीने, मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। सो वॉकिंग ने चेन यू को धक्का दिया जिससे वह गिर गया। उसका सिर मेज के कोने से टकराया और वह बेहोश हो गया। मैंने किसी को भेजकर चेन यू को अस्पताल पहुंचाया। सुवान किंग को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 1 महीने बाद सुवान किंग और मुझे तलाक के कागजात मिले। उसके गबन मामले की जांच पूरी होने के कुछ ही समय बाद चेन यू भी गायब हो गया। बाद में मुझे पता चला कि उसे नौकरी नहीं मिली, इसलिए उसके माता पिता ने उसे अपने गृहनगर वापस बुला लिया और उसकी शादी किसी स्थानीय जमींदार से करवा दी। वह किसी और के बच्चे का सौतेला पिता बन गया। गबन मामले की जांच पूरी होने के कुछ ही समय बाद एक क्लास रियूनियन में मेरी मुलाकात अपनी पुरानी हाई स्कूल की सहपाठी से हुई। उसके बाद चेन यू भी गायब हो गया। खबर है कि उसे नौकरी नहीं मिली, इसलिए उसके माता पिता ने उसे वापस घर बुला लिया। उसने एक स्थानीय जमींदार से शादी कर ली और किसी और के बच्चे का सौतेला पिता बन गया। एक क्लास रियूनियन में मेरी मुलाकात मेरी पुरानी हाई स्कूल की सहपाठी से हुई जो एक जमींदार थी। उसके पिता इस समय सेना में एक उच्च पदस्थ अधिकारी है। हमें प्यार हो गया, हमने शादी कर ली और आज तक हम साथ हैं। मेरी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। जब मैं और मेरी पत्नी एक बेबी स्टोर में अपने बच्चे के लिए कपड़े चुन रहे थे तो मैंने उस परिचित चेहरे को फिर से देखा। वह सड़क के किनारे से कचरा उठा रही थी। मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चे का सामान लिए स्टोर के सामने खड़े हो गए और एक दूसरे को देखते रहे। वह मेरी पत्नी के गर्भवती पेट को घूर रही थी। उसके होंठ हल्के से कांपे, लेकिन अंत में वह कुछ नहीं कह सकी। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? चलो घर चलते हैं हनी। पार्ट 2 जल्दी आएगा, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।